बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप लोगों का ये जो लेक्चर है वो एंटी फंगल से रिलेटेड है। जैसे कि अभी हमारा चल रहा था सीक्वेंस में, तो आज जो है जो टॉपिक है वो हम आगे से शुरू करते हैं जहाँ पे पहले ख़त्म किया था। तो पहली जो ड्रग है वो है फ्लूसाइटोसिन। फ्लूसाइटोसिन को अगर हम थोड़ा सा पीछे वाली पिक्चर पे जाएं जो हमने पहले देखी थी, तो यहाँ पे अगर आप इस पिक्चर को अगर नोट करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये सेल है, और सेल के अंदर जो है वो बाकी की जो तमाम जो मेडिसिन हैं वो अगर हम देखें, जो सारी की सारी ऑलमोस्ट जो काम कर रही हैं वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर काम कर रही हैं। ये वाहिद मेडिसिन है जो सेल के अंदर एंटर होती है, और अंदर एंटर होने के बाद ये न्यूक्लियस में भी एंटर होती है, और न्यूक्लियस में एंटर होने के बाद काम करती है। कैसे काम करती है वो ये है कि सेल जो है बेसिकली फ्लूसाइटोसिन जो है वो पैरामिडीन एनालॉग है। ठीक है जी। तो इसका जो एक्शन होता है वो न्यूक्लिक एसिड की तरह का होता है। इसका फंक्शन भी ऑलमोस्ट न्यूक्लिक एसिड की तरह है। किस तरह से काम करती है, एक मिनट ठहरे, मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करती हूँ, उसके बाद में फिर आपको बताती हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल ये एक मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। ये एक सेल है, फंगल सेल है। ठीक है जी। अब ये जो फंगल सेल है इसके अंदर जो है फ्लूसाइटोसिन एंटर होगी। सेल के अंदर एक अदद मेम्ब्रेन परपीएस लगा हुआ होता है। थायमीन परमीएस कहलाता है वो। ठीक है। और इसको हम मेम्ब्रेन परमियस कहते हैं। डिफरेंट जो आपके जो क्या कहना चाहिए उसको, एनालॉग्स होते हैं, डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, उन्हीं के ये होते हैं परमियस। ठीक है। अब यहाँ पे किसी और का, से फॉर एग्जांपल हमने अभी बोला कि ये थायमीन का एनालॉग है, सो यहाँ पे जो है वो फिर थायमीन परमेज होगा। ठीक है। फ्लूसाइटोसिन जब एंटर होती है सेल के अंदर, तो इट्स कन्वर्टेड बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स, सेल्यूलर एंजाइम्स, इनटू 5 फ्लोरोयूरेसिल। ठीक है। ये 5 फ्लोरोयूरेसिल, आसान अल्फाज में ये कहा जा सकता है कि 5 फ्लोरोयूरेसिल आपको पता है एक एंटी कैंसर एजेंट भी है। इसका काम क्या होता है बेसिकली कि ये डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस को रोक देती है। अब वो रोकती किस तरह से, वो इस तरह से कि 5 फ्लोरोयूरेसिल जब सेल के अंदर एंटर हो जाती है तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स ये दो प्रोडक्ट्स बनाती है। एक कहलाती है 5UTP, और कहलाती है, एक दूसरी कहलाती है FDUMP। ये दो प्रोडक्ट्स बनते हैं। 5UTP इज 5 यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है जी। 5 यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट जैसे कि नाम से जाहिर है ये बिल्कुल ऑलमोस्ट न्यूक्लियोटाइड की तरह है। ठीक है। ये जो है वो ग्रोइंग डीएनए चेन के अंदर एंटर होता है, इनकॉर्पोरेट करता है डीएनए चेन में एज अ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है जी। और जब ये न्यूक्लियोटाइड के तौर पे ऐड अप हो जाता है तो उसके बाद जो फर्दर न्यूक्लियोटाइड की जो एडिशन है वो स्टॉप हो जाती है, यानी इट स्टॉप्स चेन इलोंगेशन। ठीक है जी। तो ये तो काम हो गया 5 यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट का। 5DUMP या FDUMP जो है ये फ्लोरो डीऑक्सी यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। ठीक है जी। ये क्या करती है, ये न्यूक्लियस से बाहर निकलती है, जहाँ पे भी एक्टिवेट हुई थी वहां से बाहर निकलती है ये, और बाहर आके साइटोप्लाज्म में जो आपका जो आरएनए की सिंथेसिस हो रही है, सॉरी ये न्यूक्लियस के अंदर ही रहती है, आरएनए की जो सिंथेसिस हो रही है, यानी जो आपका जो मैसेंजर आरएनए बन रहा है उस मैसेंजर आरएनए के साथ जो है कि ये इनकॉर्पोरेट करती है। अगेन वैसे ही इंकॉर्पोरेट करती है लाइक अ न्यूक्लियोटाइड, और जहां पे भी जिस लेवल पे भी
ये जाके अटैच होती है, उसके बाद से आगे के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनकी एडिशन बंद हो जाती है, यानी इट अगेन स्टॉप्स दी इलोंगेशन। ठीक है जी, तो बेसिकली ये एक इसका जो मोड ऑफ एक्शन है, मैंने कहा आपको ये थोड़ा सा ड्रॉ करके बता दूं कि ये किस तरह से होता है, ये इस तरह से ड्रग काम करती है। कमिंग बैक टू आवर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। चलिए वापस आ जाते हैं। अब ये इस तरह का केस है इसका। उसके अलावा इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स डाटा के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 3 to 6 आवर्स का इसका नॉर्मल इंडिविजुअल्स का जो है वो हाफ लाइफ है, लेकिन रीनल इंसफिशियंसी के नतीजे में या रीनल फेलियर के पेशेंट को अगर देते हैं तो 200 आवर्स तक इसका हाफ लाइफ हो सकता है, यानी ये बिल्कुल भी एक्सक्रीट नहीं होती। डोज एडजस्टमेंट की जरूरत है इसमें, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के थ्रू एक्सक्रीट होती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको जब तक किडनी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं है तो आप ज्यादा नहीं देंगे, क्योंकि अगर रीनल फेलियर हुआ हुआ है या नेफ्राइटिस हुआ हुआ है तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ही का जो प्रोसेस है वो अफेक्ट हो रहा होता है। जीआईटी से एब्जॉर्ब होती है, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है, लेकिन अगेन एडवर्स इफेक्ट्स इसके हैं, काफी हैं, लेकिन जितनी ये खतरनाक है उतने ही एडवर्स इफेक्ट्स नहीं शो कर रही होती है, शायद इस वजह से कि जो मेम्ब्रेन परमिएस जो हैं वो डिफरेंट होते हैं ह्यूमन सेल्स के और कंपेयर टू योर फंगल सेल्स। लेकिन 5-फ्लोरोयूरेसिल इटसेल्फ इज अ टॉक्सिन, तो वो अगर फ्रीली अवेलेबल हो जाता है, अगर तो फंगल सेल के अंदर जाके ये 5-फ्लोरोयूरेसिल में कन्वर्ट होती है तो फिर जो टॉक्सिसिटी के चांसेस हैं वो कम है। लेकिन अगर ये जो है वो सर्कुलेशन में भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो जाए तो वो फिर काफी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। जीआईटी के अंदर जो है ये नॉर्मल फ्लोरा को अफेक्ट करती है और बोन मैरो को डिस्टर्ब करती है, हेपेटिक डिस्फंक्शन कॉज करती है और जीआईटी डिस्टर्बेंसेस कॉज करती है। अच्छा, उसके अलावा इंटेस्टिनल फ्लोरा हमें मालूम है कि अगर अफेक्ट हो रहा है तो आप बिल्कुल आराम से अंदाजा लगा सकते हैं कि इंटेस्टिनल फ्लोरा के अफेक्ट होने का मतलब क्या है कि जीआईटी के जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ जाएंगे। क्लोस्ट्रीडियम, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्लोस्ट्रीडियम जो स्पीशीज है वो एक्टिवेट हो जाती है, और उसके एक्टिवेट होने का जो नतीजा है वो ये होता है कि आपका जो विटामिन ई है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, पहली चीज। दूसरा, क्लोस्ट्रीडियम जो डेफिसिट है वो उसके एक्टिवेट होने के नतीजे में जो है वो सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही सिवियर सिचुएशन है, जीआई को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही होती है। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें ये है कि जो जो अगर आप देखें तो किडनी अफेक्ट ज्यादा होने के नतीजे में इसके जो हाफ लाइफ है वो उसके फर्क क्यों भी पड़ रहा है कि आप देख सकते हैं कि इट्स 80% जो है उसकी एक्सक्रीशन जो है वो अनचेंज होती है किडनी के थ्रू होती है, यानी एब्जॉर्ब होती है, उसके बाद कॉन्जुगेशन वगैरह का जो प्रोसेस है लिवर में वो सिर्फ 20% ड्रग के साथ होता है, रिमेनिंग 80% ड्रग अनचेंज एक्सक्रीट होती है। तो ये अगेन बहुत ज्यादा मसला है कि अगर किडनी काम नहीं कर रहे हैं और 80% अनचेंज ड्रग है वो वापस से अगर सर्कुलेशन में बैकफ्लो में आती है, अगेन वो दोबारा से वो प्रोसेस रिपीट करेगी जो कि अननेसेसरी होगा, उस सूरत में ये फिर जो है वो सेल्स के अंदर कॉन्सेंट्रेट कर सकती है। अच्छा, उसके अलावा तमाम अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जो हैं उसमें इसके यूज को रिस्ट्रिक्ट रखा गया है, ताकि मतलब ज्यादा इसको यूज करेंगे तो अगेन रेजिस्टेंस होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं। ड्रग जो है वो कॉम्बिनेशन में दी जाती है एम्फोटेरिसिन बी के साथ, और दोनों एक दूसरे के साथ सिनर्जिस्टिक इफेक्ट रखते हैं। वजह ये है कि एम्फोटेरिसिन बी जो है वो बेसिकली वो बना रहे हैं ना, क्या कहते हैं आपका एम्फोटेरिसिन बी देखें, इसकी जो परमिएबिलिटी है इसको इनहेंस कर रहा है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि फ्लूसाइटोसिन बेसिकली परमिएस के थ्रू अगर एंटर होता है तो स्लो एंटर होगा, जितना परमिएस मौजूद होगा उतने से एंटर होगा, अगर तो परमिएस जो है वो म्यूटेटेड हो गया, रेजिस्टेंस जनरेट हो गई तो नहीं एंटर हो सकेगा। एम्फोटेरिसिन भी क्या है, चैनल्स ओपन कर रहा है। ठीक है जी, चैनल्स बन रहे हैं, इसमें परमिएबिलिटी वैसी सेल की ऑल्टर हुई हुई है, उसमें ड्रग जब और तेजी से एंटर हो पाएगी, तेजी से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, और उसके नतीजे में वो बहुत तेजी के साथ जो है वो मैक्सिमम जो है डैमेज कॉज कर सकती है फंगस को, और दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, ताकि जितना कम डोज और जितनी कम ड्यूरेशन की ट्रीटमेंट हो सके उतना बेहतर है, क्योंकि एंटी फंगल मेडिसिन जो होती हैं वो काफी पेशेंट को एहसास दिलाती हैं कि उनको दिया जा रहा है, वो काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, पेशेंट्स काफी रेस्टलेस भी रहते हैं, उनको काफी तकलीफ भी रहती है,
उस चीज से बचाने का जो वाहिद हल है वो ये कि कॉम्बिनेशन ड्रग्स देके और कम से कम ट्रीटमेंट करके फारिग कर दिया जाए पेशेंट को। यूजुअली आप देखें तो फंगल ट्रीटमेंट अगर बहुत सिवियर इन्फेक्शन नहीं है वो उसमें बिल्कुल ही अलग सिचुएशन होती है, वरना फंगल ट्रीटमेंट जो है वो यूजुअली 1 हफ्ते से ज्यादा की, बहुत 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 ज्यादा हुआ तो 1 हफ्ते की, वरना 1, 2 या 3 डोजेस के अंदर मैक्सिमम जो है वो फंगल ट्रीटमेंट्स की जा रही होती है। जो सिस्टमिक मेडिकेशन है मैं उसकी बात कर रही हूँ, क्योंकि आमतौर पे ज्यादातर जो फंगल ड्रग्स हैं वो टॉक्सिक पाई जाती हैं। तो उसके बाद फिर जो एक और जो ग्रुप है ड्रग्स का वो है एजोल्स का। एजोल्स जो है वो बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसका ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, एक 5 मेंबर रिंग है और उसके साथ एक फंक्शनल ग्रुप अटैच है। 5 मेंबर जो रिंग होती है उसमें जो 2 पोजीशंस हैं वो नाइट्रोजन से ऑक्यूपाइड रहती हैं। जो तीसरी पोजीशन है एक्स पोजीशन, ये दो चीजें हो सकती है। एक्स को अगर एक्स इज एक्सचेंज बाय सी तो ये इमिडाजोल डेरिवेटिव्स हो जाते हैं, अगर एन तीसरा भी एन ही आ जाता है तो ट्राइएजोल्स हो जाती हैं। तो अगर आप देख सकते हैं इमिडाजोल में आपको कीटोकोनाजोल मिलेगी, मिकोनाजोल मिलेगी, क्लोट्रिमाजोल मिलेगी, जबकि ट्राइएजोल्स के अंदर आपको मिलते हैं इट्राकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल एंड वोरिकोनाजोल। जो मोड ऑफ एक्शन है बेसिकली वो क्या है कि इनहिबिट द अर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस बाय साइटोक्रोम P450। देयरफॉर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अर्गोस्टेरॉल की जो फॉर्मेशन है वो यूजुअली बिल्कुल उसी तरह से होती है जैसे कोलेस्ट्रॉल की होती है, मैंने आपको बताया था। तो सारा का जो एंजाइम सिस्टम है सारा का सारा वो पूरा का पूरा जो है वो जो मौजूद है मिक्स फंक्शन ऑक्सीडेज एंजाइम सिस्टम का, वो ही यूटिलाइज किया जाता है। तो अब वो वाले एंजाइम्स जो हैं वो फंजाई में भी मौजूद है, ह्यूमन सेल्स के अंदर भी मौजूद है। ठीक है जी। तो मसला ये होता है कि जैसे स्क्वालिन, प्री स्क्वालिन और फिर ये पूरा मैकेनिज्म चला, उसके बाद लैनोस्टेरॉल से हमारे पास आता है कोलेस्ट्रॉल और यहाँ पे बनता है अर्गोस्टेरॉल। ये पूरा का पूरा जो मैकेनिज्म है ये हमारे P450 एंजाइम सिस्टम जो है लिवर का वो बेसिकली इसको कैटलाइज कर रहा होता है। तो ये वाली जो ड्रग्स हैं वो अगेन आपका जो अपना जो फंगल सेल के साथ साथ एडिशनली जो ह्यूमन जो मैकेनिज्म है वो भी चूंकि सेम है, तो यहाँ पे इस ड्रग की टॉक्सिसिटी के जो चांसेस हैं वो ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू एनी अदर ड्रग। ठीक है जी। तो ये जो है डेंजरस हो जाता है और क्योंकि वो सॉरी, क्योंकि ह्यूमन जो P450 है ये उसको भी अफेक्ट कर रहा होता है। कीटोकोनाजोल का इस्तेमाल जो है वो कम कर दिया गया है, उसकी वजह ये कि नॉन स्पेसिफिक इनहिबिटर है, यानी P450 का जो भी एंजाइम आता है ये उसके साथ जाके अटैच हो जाता है। बाकी की तमाम ड्रग्स जो हैं वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी स्पेसिफाइड हैं, लेकिन अगेन कम ही दी जानी चाहिए। ट्रू पैथोजेनिक इन्फेक्शंस जो होते हैं या अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस जो होते हैं ये आमतौर पे उसमें दी जा रही होती है। अब आप ट्रू पैथोजेनिक इन्फेक्शंस को तो आप समझ ही सकते हैं, जाहिर सी बात है कि आपकी जो होल फुल टर्म इम्यूनिटी के साथ अगर एक फंगल इन्फेक्शन आपकी बॉडी के अंदर हो रहा है तो वो काफी खतरनाक हो सकता है। तो उसके लिए फिर इसी तरह की ड्रग है उसमें, क्योंकि वो फंगस भी ह्यूमन को मार के ही छोड़ेगा, तो बेहतर है कि फिर आप मेडिसिन दे दें। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये हैं कि जो है वो पेशेंट की भी बचत हो सकती है, 50-50 के चांसेस हो जाते हैं। अच्छा जी। उसके बाद फिर जो फ्लूकोनाजोल है वो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है म्यूकोक्यूटेनियस फंगल इन्फेक्शंस के अंदर। और ये टॉपिकल अच्छा ये भी उसमें दी जाती है, क्या कहते हैं आपको सिस्टमिकली दी जा रही होती है। प्रोफाइलैक्सिस इन बोन मैरो ट्रांसप्लांट एंड एड्स के पेशेंट में प्रोफाइलैक्टिकली दी जाती है ताकि इन पेशेंट्स को, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा डाउन हुई हुई है, तो कहीं इनको फंगल इन्फेक्शन ना हो जाए। बोन मैरो ट्रांसप्लांट और एड्स के जो, अब बोन मैरो ट्रांसप्लांट में तो आपको वो चल रही होती है, यानी कि अब समझ लें कि वो आपको इम्यूनोसप्रेसेंट्स के ऊपर ही रखा जा रहा होता है, तो कंटिन्यूसली आप जो है वो इम्यूनोसप्रेसेंट एजेंट्स के ऊपर होते हैं पेशेंट्स, और ऑब्वियसली उसमें उनके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं वो होने के, इन्फेक्शन होने के, और वो भी फंगल इन्फेक्शन होने के। ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे ये चीज प्रोफाइलैक्टिकली दी जाएगी। अच्छा जी। इसके बाद फिर जो है हम बात कर रहे थे कि एड्स का जो पेशेंट है वो तो ऑब्वियसली आपको मालूम ही है कि उसमें जो है उसकी इम्यूनिटी वैसे ही अफेक्ट हो रही है एड्स के पेशेंट की ना, तो उसमें जो है वो जैसे ही एड्स का डायग्नोसिस होता है तो कुछ ड्रग्स जो है वो प्रोफाइलैक्टिकली शुरू कर दी जाती हैं, जिनमें ये भी है ड्रग, क्योंकि अगर नहीं दी जाएगी तो आपको मालूम है कि एड्स की जो है यूजुअली मैंने आपको जैसे बताया भी था कि एड्स का डायग्नोसिस ही एक टीबी टाइप कॉजिंग फंगल इन्फेक्शन की वजह से हुआ था, पहली जो पेशेंट था उसके अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहा ये जाता है कि एड्स इतना खतरनाक है कि इसमें
तकरीबन समझें कि कम से कम 2 यानी अगर बिल्कुल हल्के लेवल का एड्स है तो उसमें 2 से 3 फंगल इन्फेक्शन और एटलीस्ट 2 कैंसर जो है वो डेवलप हो चुके होते हैं पेशेंट के। तो वो ऑब्वियसली जब तक उन्हीं चीजों से उसकी डेथ भी होती है। फिर इट्राकोनाजोल एंड साइक्लोडेक्स्ट्रिन जो है वो कॉम्बिनेशन में दी जाती है फॉर द इनहेंसमेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी एंड बायोअवेलेबिलिटी। ठीक है जी, कॉम्बिनेशन देने के फायदा ये होता है कि ये सॉल्युबिलिटी बढ़ा देती है। अच्छा, ये कुछ थोड़ा सा जो है वो डाटा है तमाम ड्रग्स का कि हाफ लाइफ कितनी है, इनको डोज कौन सी दी जाती है, उनकी एलिमिनेशन किस तरह से होती है, फॉर्मुलेशन कौन कौन सी अवेलेबल है और एडवर्स इफेक्ट्स कौन कौन से हैं। जो इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट्स हैं उसमें देखें अगर आप तो कीटोकोनाजोल जो है वो कॉजेज कॉर्टिकोस्टेरॉइड सप्रेशन। ठीक है जी, यानी स्टीरॉइड फॉर्मेशन जो है वो जो जो एड्रीनल कॉर्टेक्स के, ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड जब भी कहा जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपके एड्रीनल कॉर्टेक्स के जो स्टीरॉइड्स हैं जिसमें एल्डोस्टेरोन आ जाता है, कोर्टिसोल आ जाता है, एंड्रोजन आ जाते हैं, इनकी जो 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 प्रोडक्शन है इसकी सप्रेशन होती है कीटोकोनाजोल से। इट्राकोनाजोल जो है वो हेपेटोटॉक्सिसिटी बहुत सीवियर किस्म का कॉज करती है, जीआई के इफेक्ट्स हैं और आफ्टर टेस्ट बहुत बुरा आता है इसका और रैश कॉज करता है ये। ये हमने अपने घर में एक पेशेंट को दिया था और वो वाकई बहुत बुरी हालत हुई थी, उनके पूरे जिस्म पे पहले ही खारिश हो रही थी लेकिन जो रैश बनी थी इस ड्रग के देने की वजह से वो अनबियरेबल हो गई थी पेशेंट के लिए। और काफी मतलब ये था कि हाँ मेडिसिन बंद हो गई थी, जैसी मेडिसिन बंद हुई थी उसके 3 दिन के अंदर अंदर रैश खत्म हो गई थी, लेकिन 2 से 3 दिन रैश मेडिसिन बंद होने के बाद भी चलती रही। फ्लूकोनाजोल जो है वो टेराटोजेनिक है, वोरिकोनाजोल भी टेराटोजेनिक है। आपको मालूम है टेराटोजेनिक का मतलब क्या है कि ये बर्थ डिफेक्ट्स कॉज करती है प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर, जाहिर सी बात है इसका मतलब है कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है। रिवर्सिबल एलोपीशिया कॉज करती है, यानी कौन सी, फ्लूकोनाजोल जो है वो एलोपीशिया कॉज करती है। एलोपीशिया का मतलब है फॉल ऑफ द हेयर ऑल टुगेदर, और वो ड्रग के इफेक्ट्स में आता है। मतलब कि अगर आप ड्रग की वजह से बाल झड़ रहे हैं तो फिर उसको एलोपीशिया कहा जाता है। रिवर्सिबल है, इसका मतलब ये कि मेडिसिन बंद होगी तो बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। वोरिकोनाजोल जो है वो इन एडिशन टू टेराक्टोजेनिक एंड ऑब्वियसली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, इसके अलावा ऑडिटरी एंड विजुअल हेल्यूसिनेशंस कॉज कर सकती है। ये एक जरा खतरनाक मामला है, थोड़ा सा साइकेट्रिक डिसऑर्डर की तरफ भी लेके जाती है पेशेंट को। तो ये जो है वो अगेन जब तक कि बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है आप इसको ना दें। कोसाकोनाजोल जो है वो जो है जीआई डिस्टर्बेंसेस कॉज करती है और फीटल बोन मैलफॉर्मेशन कॉज करती है। अगेन बहुत ज्यादा टेरेटोजेनिक इफेक्ट नहीं है, यानी कि बहुत ज्यादा जो ग्रॉस जो क्या कहना चाहिए कि ऑर्गन्स का ना बनना या ऑर्गन्स का गलत बन जाना या म्यूटेटेड बॉडी का बन जाना ऐसा नहीं है, लेकिन ये कि बोन की जो मैलफॉर्मेशन है वो होती हैं, चेंजेस हो सकती हैं, बोन नरम पड़ सकती है, टेढ़ी हो सकती है, व्हाटएवर, इस तरह की चीजें काफी सारी हो जाती हैं इसमें। सो ये एक चीज है, जैसे मैंने आपसे बताया कि फंगल इन्फेक्शंस को अंडर वेरी स्ट्रिक्ट इन्फ्लुएंस पेशेंट को दिया जाता है। ज्यादातर कोशिश ये की जाती है कि मतलब अगर मतलब पेशेंट की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग रखी जाए, वो नॉर्मल डाइट इतनी ले रहा हो कि उसको इम्यूनिटी नॉर्मल रहे और उसको फंगल इन्फेक्शंस बॉडी के अंदर ना हो। लेकिन अगर हो भी तो अंडर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन एंटी फंगल मेडिसिन दी जाती है। अगेन वजह आप बहुत देख सकते हैं कि बहुत ही वेरीड किस्म के और बहुत डाइवर्सिफाइड किस्म के एडवर्स इफेक्ट्स हैं जो कि नजर आ रहे हैं। इकाइनोकेंडन्स जो ड्रग है वो उनमें 2-3 ड्रग्स हैं जो आती हैं, कैस्पोफंगिन, मीकाफंगिन एंड एनीड्यूलाफंगिन। ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं, साइक्लिक पेप्टाइड्स के साथ लगी हुई होती हैं। सेल वॉल सिंथेसिस को अफेक्ट करती हैं। किस तरह से करती हैं भाई, ये यहाँ पे वही वापस से हम इस पिक्चर के ऊपर आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीटा ग्लूकेन बीटा ग्लूकेन जो है वो मैंने आपको बताया था, यहाँ सेल मेम्ब्रेन में एक एंजाइम मौजूद है जिसको बीटा ग्लूकेन सिंथेज कहते हैं। तो ये बनाता जाता है बीटा ग्लूकेन को, और उस तरह से सेल वॉल की जो है वो जैसे जैसे सेल वॉल की सिंथेसिस हो रही होती है, बीटा ग्लूकेन का जो क्या कहना चाहिए कि वो जो उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको ये फुलफिल कर रहा होता है एंजाइम। अब इकाइनोकेंडिन्स का जो टारगेट है वो ये एंजाइम है। बीटा ग्लूकेन सिंथेज को ये बंद कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, जिसके नतीजे में बीटा ग्लूकेन का फॉर्मेशन रुक जाता है। और जब वो रुक जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो वॉल है उसकी सिंथेसिस अफेक्ट होना शुरू हो जाती है और फंगल वॉल ना बने तो फिर फंगल डेथ हो सकती है।
अगेन जब तक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन ना हो, इनकी ड्रग्स को जो है वो रखा जाता है, मतलब ऐसे हर इन्फेक्शन में नहीं यूज करवाया जाता इनको। एंटी फंगल एजेंट्स जो कि म्यूकोक्यूटेनियस फंगल इन्फेक्शंस में दिए जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, उसमें जो म्यूकोक्यूटेनियस में जो आपको जो 2-3 एग्जांपल्स दी थी, तो उसमें ग्रीजोफल्विन एक ड्रग है जो कि पेनिसिलियम से डिराइव हुई है। Microtubule action and disrupt assembly of mitotic spindles. So फंगल सेल की जो डिवीजन हो रही होती है ये उसको अफेक्ट करता है, और उसके नतीजे में जो फंगल ग्रोथ का जो एक प्रोसेस है ना, वो जो तेजी के साथ जो ग्रोथ हो रही होती है वो रुक जाती है। ये ड्रग जो है वो आपकी जो स्किन है उसके केराटिन में, बालों में, नाखूनों में डिपॉजिट हो जाती है, और फर्दर जो प्रोग्रेस होता है फंगल इन्फेक्शन का, उसको ये रोकती है। टाइटली बाइंड करती है केराटिन के साथ। 25 to 70% बायो अवेलेबल होती है, एब्जॉर्ब होती है फैटी मील्स के साथ अगर खाया जाए तो। 9 to 21 आवर्स का हाफ लाइफ होता है। 50% ड्रग जो है वो यूरिन में अपीयर होती है, यानी 50% ड्रग जो है वो एक्सक्रीट आउट हो रही होती है एक वक्त में। 1 ग्राम पर डे पर ओरल दिया जाता है 2 to 3 डिवाइडेड डोजेज में, और 2 to 6 वीक्स का ये कोर्स है। मैंने आपको बोला कि जितना मतलब कोशिश ये होती है कि कम से कम मेडिसिन के साथ पेशेंट को रखा जाए, लेकिन अगर ऑब्वियसली आप जरा सा थोड़ा सा उस पिक्चर पे वापस अगर जाएंगे जहाँ पे मैंने आपको म्यूकोक्यूटेनियस इन्फेक्शंस दिखाए थे, मडूरिया फुट हो गया या बाकी के, उनकी कंडीशन ऐसी है नहीं कि वो 2 या 3 दिन की मेडिसिन के साथ ठीक हो सके, अगर वो उस हद तक वेल डेवलप हो चुके हैं। सो ऑब्वियस ही बात है, उसमें फिर जरा लंबा जो इलाज है वो चलेगा, तो इसमें 6 हफ्तों तक मैक्सिमम जो है इस इलाज को लेकर जाते हैं, और उसमें ये रिस्पॉन्ड कर देता है। डर्मेटोफाइट्स में डर्मेटोफाइटोसिस में दी तो जा सकती है, इफेक्टिव है, लेकिन अगर सिस्टमिकली दी जाए तो टॉपिकल इसका रिस्पॉन्स नहीं आता अच्छा। अब आपको मालूम है कि डर्मेटोफाइट्स जो हैं, डर्मेटोफाइटोसिस जो है वो बेसिकली स्किन की कंडीशन है, तो यूजुअली लोग ये अवॉइड कर रहे होते हैं कि स्किन की कंडीशन के लिए सिस्टमिक एंटीफंगल्स दिए जाएं अनटिल अनलेस बहुत ज्यादा जरूरत ना हो, बहुत डीप सीटेड इन्फेक्शन ना हो गया। सो अगर तो जब डीप सीटेड इन्फेक्शन हो गया है, डर्मेटोफाइटोसिस हुई है, तब ओरल देंगे, लेकिन अगेन अंडर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन, अदरवाइज नहीं देंगे। एडवर्स इफेक्ट्स सीरियस इतने नहीं है, लेकिन फिर भी न्यूराइटिस हो जाता है, यानी न्यूरोनल एबनॉर्मेलिटी, पेन, लेथार्जी, मेंटल कंफ्यूजन, ब्लर्ड विजन, सिनकोपी हो सकती है, यानी मिस्ड हार्ट बीट्स आती हैं, यानी कुछ टाइम के बाद एक हार्ट बीट मिस हो जाती है। उसमें यूजुअली पेशेंट थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस होता है और उसके बाद वापस से रिवाइव कर जाता है। हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है, एल्बुमिन यूरिया कॉज करेगा। एल्बुमिन यूरिया का मतलब मैं बता दूं, अगर कहीं पे भी ये लिखा हुआ है कि जी ड्रग की वजह से एल्बुमिन यूरिया हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि नेफ्राइटिस हो रहा है। मतलब नेफ्रोटिक सिंड्रोम यूजुअली जो एक कंडीशन है जिसमें ब्रश बॉर्डर डैमेज होता है, आपके नेफ्रॉन्स का जो ब्रश बॉर्डर डैमेज होता है, तो उसके नतीजे में क्या होता है कि प्रोटीन एस्केप करना शुरू कर देता है, और प्रोटीन स्केप तो कर ही रहा है, लेकिन साथ में जो फिल्टर हुआ हुआ प्रोटीन है वो फिर रीअब्सॉर्ब नहीं हो रहा होता ब्रश बॉर्डर के डैमेज होने की वजह से। सो नेफ्रोटिक सिंड्रोम बेसिकली ये है कि प्रोटीन का एक्सक्रीट होना यूरिन से। तो अगर उससे पहले की जो कंडीशन है एल्बुमिन यूरिया, वो ये है कि जी इनिशियल स्टेज स्टार्ट हो चुकी है, पर किडनी में कोई डैमेज है, अगर एल्बुमिन यूरिया हो रहा है और 2 या 3 कंसेक्यूटिव जो अगर 10-10 दिन के या 15-15 दिन के वक्फे से 2 या 3 जो कंसेक्यूटिव यूरिन्स हैं उनमें अगर एल्बुमिन यूरिया है, तो फिर बहुत सीरियसली किडनी के जो वो है डायग्नोसिस करने की जरूरत है, क्योंकि इसका मतलब है कि पेशेंट काफी बीमार है। अच्छा जी, इसमें अगेन टर्बिनाफिन जो ड्रग है, जो नेक्स्ट ड्रग है हमारी, वो एलाइलामाइन, सिंथेटिक एलाइलामाइन है, और इसका काम भी अगेन अर्गोस्टेरॉल की सिंथेसिस को रोकना है, लेकिन ये दूसरी जगह पे काम करती है। जो हमने पहली वाली ड्रग की थी, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको बताया था कि एजोल्स जो हैं वो लेनोस्टेरॉल से अर्गोस्टेरॉल के दरमियान की जो 4 या 5 स्टेप्स हैं ये उनको रोकता है, जबकि उसके मुकाबले में टर्बिनाफिन जो है वो बिल्कुल जो इनिशियल स्क्वालिन के डेरिवेटिव्स के साथ जो इसकी जो सिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है, अर्ली जो 2-3 स्टेप्स होती हैं, ये यूजुअली उनको अफेक्ट करता है। तो यानी ऑल टुगेदर जो ये जो मतलब 15 स्टेप्स का जो प्रोसेस होता है एल्गोस्टेरॉल सिंथेसिस का,
उसकी जो इनिशियल स्टेप्स हैं वो टर्बिनाफिन देखती है, एजोल्स जो हैं वो टर्मिनल जो 2-3 स्टेप्स होती हैं उनको देख रहा होता है। सो इस तरह से ये अगर दोनों एक साथ दिए जाएं तो ऑब्वियसली एक ही जगह पे काम करेंगे ये, और दोनों को साथ दिया नहीं जाता, तो अलग अलग ही दिया जाएगा। एडवर्स इफेक्ट्स जो हैं इसके वेल टॉलरेटेड हैं, लेकिन अगेन अच्छे खासे हैं। न्यूट्रोपीनिया कर रहा है, हेपेटोटॉक्सिसिटी कर रहा है, जीआई डिस्ट्रेस कॉज कर रहा है, हेडेक रैश कॉज कर रहा है। एजोटीमिया के मरीज या हेपेटिक फेलियर के मरीज, यानी एक एडवांस रीनल कंडीशन है एजोटीमिया, वो उसमें, या हेपेटिक फेलियर का जो पेशेंट है ऑब्वियसली उसके अंदर हम इसको अवॉइड करेंगे, नहीं देंगे पेशेंट को। क्यूटेनियस एंटीफंगल्स जो हैं अगर हम देखें तो यूजुअली ये वही तकरीबन जैसे एजोल्स हो गए, लाइलामाइंस हो गए, ये वही ड्रग्स हैं जो सिंथेटिक, मतलब आप उसको सिस्टमिकली भी दे रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर इनके अगेन वो बन जाते हैं, क्या कहना चाहिए, इनके जो टॉपिकल डेरिवेटिव्स हैं वो आ जाते हैं डोजेज फॉर्म्स, जिसमें क्रीम्स हैं, लोशंस हैं, शैम्पूज हैं, वो जो होता है आपका जो पाउडर जो छिड़कना होता है वो हो जाता है, फिर सोप्स होते हैं, बॉडी वॉशेस होते हैं, और फेस वॉशेस वगैरह, ये इस तरह की चीजें इसमें बनती मेडिकेटेड होते हैं। डर्मेटोफाइट्स जहाँ पे भी, डर्मेटोफाइटोसिस जहाँ पे भी हुआ है वहां पे ये इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। निस्टैटिन इनमें एक एडिशनल ड्रग है, ये इंतहाई टॉक्सिक है, बहुत ही इफेक्टिव एंटी फंगल है, बट इट्स वेरी टॉक्सिक, इतनी टॉक्सिक है कि ये सिस्टमिकली दी ही नहीं जा सकती। ठीक है जी, किसी सूरत में भी नहीं दी जा सकती है। वजह इसकी ये है कि ये मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है ये, और बाइंड करती है एर्गोस्टेरॉल के साथ। कंपोनेंट का मसला ये है कि इट फॉर्म्स पोर्स जो कि पोटेशियम का लीकेज करते हैं और डेथ करते हैं सेल की। इट्स टू टॉक्सिक फॉर ओरल यूज। ठीक है जी, ओरली मतलब ये बेसिकली क्या कर रहा है कि जो भी सेल से कांटेक्ट करता है वहां पे यही डैमेज कॉज कर रहा होता है, और ये फिर काफी खतरनाक हो जाता है पेशेंट के लिए। तो इस तरह की जो ड्रग्स हैं वो नहीं दी जाती हैं। मतलब ये स्पेसिफिकली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है कि आप इसको दे ही नहीं सकते पेशेंट को ओरली, और ओरली भी नहीं दे सकते हैं, प्लस ये है कि सिस्टमिकली नहीं दे सकते। स्टैटिंग सिस्टमिकली डोजेज फॉर्म में आती ही नहीं है, ये सिर्फ क्रीम्स या लोशंस या जो टॉपिकल फॉर्म्स हैं सिर्फ उसमें इस्तेमाल होती है, और आप उसको और किसी सूरत में इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। ओरल जो होते हैं इन्फेक्शंस, म्यूकोजल इन्फेक्शंस जो होते हैं, उनमें सिर्फ गार्गल्स के तौर पे भी ये, या जो ये टॉपिकल एप्लीकेशंस उसमें इस्तेमाल होता है, एंड दैट्स इट। सो दिस वाज ऑल अबाउट एंटी फंगल्स। कोई चीज जो प्रॉब्लम कर रही हो वो फिर मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। जजाकल्लाह। अल्लाह हाफिज।